ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 34 होने वाला है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर थर्ड है उसमें उसको हमने ख़त्म किया और आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं और चैप्टर थर्ड पर हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। सो आज की जो एक्सरसाइज है इसमें एक ही जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक कि इस क्वेश्चन को समझने के बाद इसका आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो कि इसका आंसर क्या है। सो आंसर है, इसका क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल एडल्ट हैव ए राइट टू वोट। यानी आपको क्यों लगता है कि हमारे नेशनल मूवमेंट जो थी, जो हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर जो थे, उनको क्यों लग रहा था कि जो ऑल एडल्ट हैव वोट का जो आइडिया है, यानी हर जितने जो भी एडल्ट हैं उनको राइट टू वोट होना चाहिए, इसका ये जो आइडिया है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशन के लिए, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमारे जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे वो क्यों इस आइडिया को सपोर्ट करते थे। सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपने इस लेक्चर के अंदर, तो जो हमने पिछले जो 3 लेक्चर दिए इसके अंदर आपने बहुत कुछ पढ़ा कि जो पार्लियामेंट है वो क्यों ज़रूरी है और लोगों की रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है। तो इसी को हम समझते हैं अपने इस क्वेश्चन से कि राइट टू वोट यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का जो आइडिया है वो क्यों यहाँ पर ज़रूरी है। जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल वाज फॉर, यानी जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर थे उन्होंने लड़ा, यानी उन्होंने वो जो थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, वो जो लोग थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे और वो एक आइडिया से इंस्पायर थे जो था फ्रीडम का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया और पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग का जो आइडिया है। यानी आज़ादी का जो आइडिया था, बराबरी का जो आइडिया था और पार्टिस डिसीजन मेकिंग यानी जो लॉ बनाने के जो लॉ बनाने का जो सिस्टम है उसके अंदर जो शमूलियत है, ये जो आइडिया है ये इससे लोग इंस्पायर थे क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटिशर थे वो लोगों को ये सब राइट नहीं देते थे, यानी ना ही लोगों के पास आज़ादी थी, ना ही इक्वालिटी थी, ना ही पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग थी। ब्रिटिशर जो थे, जो अंग्रेज़ जो थे वो खुद ही लॉ बनाते थे और खुद ही उनको इम्प्लीमेंट करते थे और जो लोग जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट करते थे वो लोग इंडियन थे, यानी गुलाम लोग थे। इसलिए जो इंडियन जो लीडर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा वो इस इन चीज़ों से इंस्पायर थे। ओके, the reason to fight for the freedom of the nation was to live in a country governed by leaders who were sensitive to people's need and demand and who could completely abolish the inequalities। जो ये रीज़न जो था जिसकी वजह से लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, वो यही था कि जो लोग इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो लीडर इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो लीडर इनसे कहते थे कि हम जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनको हम एबॉलिश करेंगे। ओके, सो इसीलिए जो फ्रीडम की जो यहाँ पर ड्रीम्स थे, जो एस्पायरेशंस थी, वो रिस्पेक्टफुल थी हर एक के लिए, हर एक इसको रिस्पेक्ट करता था और ये एक लोग चाहते थे कि जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए। सो ये था इसका आंसर। अब हम चलते हैं, 1 मिनट प्लीज़। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि 2004 का जो मैप है इसके अंदर पूरे इंडिया को डिवाइड किया गया है डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनके अंदर, उनसे उनमें, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आप अपने एरिया की जो ट्वेल्थ स्टेट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उसको आइडेंटिफाई करो और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनको आइडेंटिफाई करो और आपका जो एमपी है उसका यहाँ पर नाम लिखो। ओके, और यहाँ पर हमसे ये चीज़ें पूछी गई, ये आप खुद करोगे कि आपके एरिया का कौन सा कंस्टिट्यूंसी है और जितने भी लोग यहाँ पर नीचे, अगर यहाँ से किसी भी कंस्टिट्यूंसी से हमारी लेक्चर को कोई देख रहा है तो आप अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी का यहाँ पर नाम बताओ और अपने लीडर का यहाँ पर नाम देखो। और यहाँ पर हमसे पूछता है कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर्ड हैं उनको क्यों यहाँ पर मार्क किया गया है ग्रीन कलर में और यहाँ पर दूसरे जो कलर हैं उनमें क्यों मार्क किया गया है। तो क्योंकि जो ग्रीन कलर्ड हैं ये जनरल यानी एसटी के लिए हैं 47 और एससी के लिए हैं सीटें जो 84 और इस तरह जनरल के लिए हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि हमारे इंडिया के अंदर रिजर्वेशन एक सिस्टम है, रिजर्वेशन के अंदर जितने भी जो यहाँ पर रिजर्वेशन के अंदर जो यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसलिए जो ग्रीन में जो सीटें हैं यहाँ पर ये जो हैं ये रिजर्वड सीटें हैं। यहाँ से इन कंस्टिट्यूंसी से सिर्फ यहाँ पर एसटी का बंदा ही, एसटी का जो रिप्रेजेंटेटिव ही उठ सकता है, लीडर उठ सकता है।
सो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछता है कि आपने यू हैव रीड इन चैप्टर फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया हैज़ 3 टायर्स। आपने अपनी फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये 3 टायर में है। दिस इंक्लूड द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट ड्यूटीज लेजिस्लेचर। फिर इन द फॉलोइंग टेबल विद इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस रिप्रेजेंटेटिव योर एरिया। आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये 3 टायर है। एक जो पार्लियामेंट सेंटर के अंदर है, दूसरा वेरियस स्टेट और यूटीज़ के अंदर जो लेजिस्लेचर है, और तीसरा जो है वो यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन तीसरा जो टायर है वो है पंचायत सिस्टम। तो हमसे कहता है कि जो नीचे जो टेबल दिया गया इसको फिल करो। ओके, तो क्या दिया है टेबल? विच पॉलिटिकल पार्टीज आर करंट इन पावर। आप अपने एरिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बताओगे कि पावर में कौन है। तो जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है गवर्नर राज है, और अभी तक यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पावर में नहीं है। हु नेम इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव यानी हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्राम योर एरिया। आपके एरिया से करंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सो हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अभी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, हमारे किसी भी एरिया से। सो विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फ्राम द अपोजिशन। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आपके अभी अपोजिशन में है? आपके स्टेट के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में है? व्हेन वेयर इलेक्शन लास्ट हेल्ड। लास्ट इलेक्शन कब हुए थे? लास्ट इलेक्शन 2019 में हुए थे। ओके, व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड। नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? 2024 के अंदर। ओके, हाउ मेनी वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर। कितनी रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे जम्मू कश्मीर से? तो अभी तक जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई सरकार वकार नहीं है। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा के अंदर उनमें कोई भी वुमेन नहीं है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, और हमने एक्सरसाइज भी की। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग लॉ, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। मिलते हैं हम आपसे, और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 3 के अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हो हमारे मेल पर या कमेंट सेक्शन के अंदर। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम और अच्छी अच्छी जो ये लेक्चर हैं हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।